बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे एवरेज से भी कम मार्क्स आने वाले हैं या फिर तुम 90 प्लस लेके आने वाले हो, ये अभी डिसाइड हो जाता है कब, जब तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले होते हैं। बहुत सारे बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं और हर किसी की टेंशन है कि भैया हमसे एनसीईआरटी नहीं हो पा रही, किसी की टेंशन है डिमोटिवेशन आता जा रहा है जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, और भैया बैकलॉग तो हो ही नहीं पा रहा। और इन सब की वजह से तुम्हारी एक सबसे बड़ी जो टेंशन इस टाइम पे तुम्हारे सामने खड़ी है कि भैया हाफ ईयरली में हमारा क्या होगा, हाफ ईयरली को हम कैसे करें सो दैट हमें कॉन्फिडेंस मिल पाए। हाफ ईयरली जरूरी है क्या? हाफ ईयरली का कितना रोल है तुम्हारे जो तुम्हारे फाइनल बोर्ड एग्जाम होंगे उनमें? हाफ ईयरली का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स वो पहले एग्जाम्स हैं जो तुम 10th क्लास में आके देने वाले हो। ये एग्जाम डिसाइड करते हैं कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो कि अपने बोर्ड एग्जाम देने जाओगे। मैं तुमसे एक क्वेश्चन छोटा सा पूछता हूं, एक बात बताओ, कभी तुम क्वेश्चन करने जब बैठते होगे और तुमसे 4 क्वेश्चन लगातार हो जाएं, क्या 5वां क्वेश्चन खुद करने का मन करता है? हाँ, इसे ही बोलते हैं कॉन्फिडेंस। जब तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो तो तुम चीजें अपने आप, शायद वो सिली मिस्टेक्स तुम छोड़ देते हो, नहीं हो पाती। तुमने एक चीज नोटिस करी होगी बहुत सारे बच्चे की, हम तो पूरा पढ़ के गए थे पेपर में, पता नहीं क्या हुआ एग्जाम में बैठते ही सब चीजें भूल गए, छोटी छोटी गलतियां कर दी, नंबर उतने नहीं आए जितने मैं पढ़ के गया था। यही होती है सिली मिस्टेक्स, ये उन बच्चों की होती है जो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। इसीलिए हाफ ईयरली एग्जाम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे तुम्हारा, कब? तुम्हें कॉन्फिडेंट फील कराने में। यही होंगे जो तुम्हें कॉन्फिडेंस देंगे कि हां तुम अभी भी बोर्ड एग्जाम के अंदर अपने 90-95 प्लस लेके आ सकते हो। कितने बच्चों ने सोचा है? पहले तो सबसे पहला डाउट हर बच्चा भी ये सोच रहा है, मैं जिस भी वीडियो में जाता हूं, जिस भी वीडियो के अंदर देखता हूं, कमेंट एक ही मिलता है, भैया मिड टर्म मैराथन कब आने वाली है, भैया हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए मैराथन्स कब आने वाली? वो आती है, ऑब्वियस सी बात है, वो जरूरी है और वो अच्छी भी है तुम्हारे लिए, बट वो तभी जब तुम उनसे रिवीजन करो। कुछ बच्चे सिर्फ ये सोचते हैं कि एक रात पहले पढ़ के, पूरा पढ़ के हम मैराथन करके अपने हाफ ईयरली एग्जाम में टॉप करके आ जाएंगे। ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। उससे तुम चीजें सिर्फ रटते हो और वो लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हारी खराब हो जाती है, और तुम्हारे फाइनल बोर्ड एग्जाम्स तभी बिगड़ते हैं जो बच्चे अभी से अपना क्या करते जा रहे हैं, बैकलॉग करते जा रहे हैं। मैराथन से ना बैकलॉग क्लियर हो तो मैराथन आर ओनली फॉर रिविजन, ध्यान रखना। अब बच्चे की दिक्कत आती है, सर इग्नोर कर दे कि एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी नहीं हो पा रही, मत करना बिल्कुल भी। एनसीईआरटी, लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी मत करो, बाहर की बुक्स कर लो, ये वाला सैंपल पेपर लगा लो, ये वाला क्वेश्चन बैंक लगा लो, ये वाली हेल्प बुक लगा लो, ये वाली रेफरेंस बुक लगा लो। नहीं, अगर तुमने एनसीईआरटी डिटेल में कर ली, उसके इंटेक्स्ट कर लिए क्वेश्चंस और उसकी बैक एक्सरसाइज कर ली, भैया कराएगा कौन? अभी बताऊंगा। अगर तुमने ये दोनों चीजें ही कर ली, मैं गारंटी से कहता हूं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए इनफ है। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और एनसीईआरटी को अच्छे से चार्ट डालो डिटेल में, तो तुम लोग आराम से अच्छे एग्जाम्स में स्कोर कर सकते हो मार्क्स। और हाफ ईयरली आने वाले ना, टेंशन ये भैया अब कैसे करें, एकदम उसका सॉल्यूशन मैं तुम्हारे लिए लेके ले आया हूं। यहां देखो जरा, मैंने तुम लोगों के लिए एनसीईआरटी के सॉल्यूशन सारे करा रखे हैं, साइंस के मैंने भी करा रखे हैं, सबने। देखो यहां पे तुम्हें सिंपल क्या टाइप करना है, यहाँ पे जो भी चैप्टर, लेट्स से तुम्हें एनसीईआरटी का लाइट करना है, लाइट की एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज करनी है, टाइप करो लाइट एनसीईआरटी अक्षय त्यागी सर। और इसमें सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं है, मैंने एक वन शॉट भी दिया जिससे तुम अपने चैप्टर को भी रिवाइज कर पाओ। तो पहले वो वन शॉट होगा तुम्हारा, रिवीजन होगा तुम्हारा, उसके बाद तुम लोग क्या करोगे, आगे का पढ़ोगे, यानी अपने सारे एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लोगे। अब इसके बाद एक बच्चे, हर बच्चे की दिक्कत है, और ये एक ही सब्जेक्ट पकड़ के बैठ जाते हैं। मैं खुद मैथ्स पकड़ के बैठ गया था, इसलिए मैंने यहां पे लिखा बस मैथ्स ही पढ़ रहे हो क्या? तुम कौन सा सब्जेक्ट लेके बैठे हो जो एक ही सब्जेक्ट बस तुम पढ़े जा रहे हो? कमेंट में मुझे जरूर बताना कि भैया मैं तो यही सब्जेक्ट तब से पढ़ रहा था। मैं खुद मैथ्स लेके पढ़ लगा रहता था, मुझे ट्रिग्नोमेट्री इतनी पसंद आ गई थी। तो ये गलती मत करना भी, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो। बोर्ड एग्जाम के अंदर तुम्हारा हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स की इक्वल बात आई, इक्वल नंबर देखे जाएंगे जो तुम्हारी बोर्ड की परसेंटेज निकलेगी। कोई एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट नहीं। ऑल्दो हो सकता है एक सब्जेक्ट तुम्हें आगे एक्सेल करने में हेल्प करे, बट बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर तुम किसी एक सब्जेक्ट को उठा के बस उसी में लगे पड़े हो तो अभी के लिए उसे छोड़ दो। अभी के लिए सब सब्जेक्ट्स को बराबर, इसी को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। तुमने एक चीज नोटिस की होगी, जब तुम कहीं से कुछ भी करते हो ना, कोई भी बुक उठाई क्वेश्चन कर लिया, कोई भी बुक उठाई क्वेश्चन सॉल्व कर ली, कोई भी बुक उठाई टॉपिक पढ़ लिए, तुम 2 महीने पढ़ लो, 3 महीने पढ़ लो, 4 महीने बाद भी तुम्हें सब लगेगा तुमने कुछ नहीं पढ़ा। ये तुमने किया होगा ऑब्जर्व। तुम मोटी मोटी बुक्स लेके आओ, उनमें से हर बुक में से छोटा छोटा पार्ट कर लो, तुम थोड़े टाइम बाद फिर भी ऐसी लगेगा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। लेकिन वहीं जब तुम सिस्टमैटिक वे में करते हो, टाइम को अच्छे से मैनेज करते हो, हर सब्जेक्ट को टाइम टू टाइम उठाते हो कि मैथ्स का मुझे पहली एक्सरसाइज करनी है, साइंस में मुझे फिजिक्स में पहला ये चैप्टर करना है, जब तुम चीजों को सिस्टमैटिक करते हो ना, तो बैकलॉग नहीं होता। तब तो बैकलॉग ही तो सबसे बड़ी सरदर्दी बनती जाती है। अब इसके बाद मैंने भी बताया था, न्यूमेरिकल बड़ी दिक्कत आ रही है। न्यूमेरिकल का समाधान सिर्फ सिंपल सा एक है, बहुत सारे क्वेश्चन तुम यूट्यूब से उठा के कर लेते हो, क्लास में मैंने कराए वहां से कर लिए कि एटी भैया ये क्वेश्चन बता दो। हर जगह तुम क्वेश्चन पूछते जा रहे हो, तुमने खुद से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए मुझे ये बताओ। अभी बताओ मुझे इस चीज को कमेंट के अंदर कि भैया मैंने खुद से फिजिक्स में लाइट चैप्टर के 50 क्वेश्चन लगाए, कितने बच्चों ने लगाए मुझे बता दो, देख लें। ठीक है, अब इसके बाद पेपर प्रेजेंटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जब तुमने ये सारा कर लिया, मान लो तुमने बैकलॉग खत्म कर लिया, तुमने सारी चीजें रिवाइज कर ली, तुमने मैराथन लगा ली, तुमने क्वेश्चंस लगा ली, तुमने एनसीईआरटी देख ली, अब तुम गए पेपर देने। जब तुम पेपर में बैठोगे, वहां बहुत ज्यादा मैटर करता है कि तुमने पेपर को प्रेजेंट किस तरह से करा है।
अब अगर तुम वहां पर कीड़े मकोड़े हाथी घोड़ा सब छाप के आ गए तो क्या फायदा उस पढ़ने का। हां, तो पेपर प्रेजेंटेशन में लेकिन कुछ बच्चों की डाउट ये आता भैया मेरी राइटिंग गंदी है। अगर तुम्हारी राइटिंग गंदी है तो भी नर्वस नहीं होना है, तुम्हें यह सोच के चलना है बस अगर तुम्हारी राइटिंग गंदी भी है तो एग्जामिनर को दिखेगी, ऐसे कॉपी चेक करने वाले को थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दो। मैं फिर से बता रहा हूं, खुद पे कॉन्फिडेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस लास्ट टाइम में। जब भी तुम्हारे एग्जाम होते हैं ना, सबसे बड़ी गलती तुम ये करते हो, खुद पे डाउट करते हो। खुद पे डाउट नहीं, मेहनत करते रहो, खुद पे डाउट मत करो बस। और जितनी चीजें तुम्हें किसी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए करनी, सारी चीजें देखो कि मैंने क्या ये कर लिया टिक, मैंने ये कर लिया टिक, मैंने क्या ये कर लिया टिक, अब मैं ये फाइनल चीज करने जा रहा हूं तो क्या मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं। हां, करना जरूरी है, क्योंकि जब तुम खुद पे भरोसा नहीं रखते ना, तुम डाउट में रहते हो, डिमोटिवेटेड रहते हो, तुम्हें चीजें आती हुई भी तुम पैनिक करके उन्हें गलत कर देते हो। इसलिए पैनिक ना हो, इसलिए तुम्हें खुद को कॉन्फिडेंट फील कराना जरूरी है। और वो किस तरह से होगा, जब तुम सारी चीजें अच्छे से रिवाइज कर लोगे। दिमाग में एक माइंड मैप बनाओ, जब भी तुम कोई पेपर देने जाते हो उससे पहले पढ़ना नहीं, लास्ट टाइम में बैठ के पढ़ रहे हैं बुक चाट रहे नहीं, तुम्हें माइंड मैप बनाना होता है कि दिमाग में अच्छा इस टॉपिक में इस चैप्टर में इस तरह से सीक्वेंस था, टॉपिक का इस तरह से सीक्वेंस था, इस टॉपिक का ये वाले चैप्टर का सीक्वेंस इस तरह से था। ये माइंड मैप बनाओ, ये तुम्हें क्लैरिटी देता है कि तुम्हें सब आता है। अब उसके बाद तुम्हें नहीं डरना, अब उसके बाद तुम्हें फाइनली पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना कि तुम जब एग्जाम में लिख रहे होगे ना, एग्जाम शीट में तुम्हारी पेपर शीट में तुम बैठ के लिख रहे होगे तो तुम्हें वहां कीड़े मकोड़े नहीं मारने, वहां तुम्हें लाइन छोड़ छोड़ के चीजें करनी है, तुम्हें वहां थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है अगर तुम्हारी राइटिंग गंदी है तो। ठीक है, तुम्हें कब कौन सा क्वेश्चन पेपर में, जैसे तुम्हारा पेपर आया, तुम्हें कब कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं। मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को, तुम्हारे शुरुआत में तुम लोग जैसे तुम्हारे छोटे छोटे क्वेश्चन उन्हें लगाओ, जैसे पेपर आया वैसे ही लगाओ। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, पीछे से पेपर शुरू करते हैं, कुछ के लिए वो सही है, पर होता क्या, जब तुम बड़े क्वेश्चंस पहले करते हो ना तो दिमाग सैचुरेट हो जाता है। कभी तुमने देखा भी होगा, जब तुम सब कुछ कर लेते हो ना, पूरी पेपर लिख दिया, कभी कभी तुम लिखना चाहते हो इज और लिखा जाता है आर, क्योंकि दिमाग सैचुरेट हो जाता है, और जबकि उन बड़े क्वेश्चंस में ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, पेपर का जो सीक्वेंस है उसी सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करना, अगर तुम इस चीज में तुम्हारी एक्सपर्टीज नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से लास्ट से पेपर शुरू करते आ रहे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें बस ध्यान रखना। बाकी तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे इस वीडियो के अंदर जरूर कमेंट में बताना कि भैया हमें ये चाहिए, हमें लास्ट टाइम पे बस आप ये चीज दे दो। जो भी चीज होगी वो मैं प्रोवाइड करूंगा, एटी भैया का तुम्हारे का वादा है। ठीक है, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।